एक भूल गलती पर मैंने एक वो भी भेजा है, आप लोगों ने देखा होगा हो सकता है। हाँ सर हाँ। तो मुक्तिबोध को हम लोग शुरू करते हैं। मुक्तिबोध हिंदी कविता में, आधुनिक हिंदी कविता में वही स्थिति मुक्तिबोध की है जो मुक्तिबोध से पहले निराला की थी। और नई कविता के इतिहास पर जब आप सरसरी तौर पर उस पर देखेंगे तो देखेंगे कि नई कविता के केंद्र में भले दो कवि हैं, मुक्तिबोध और अगेय, लेकिन अकेले मुक्तिबोध ने परवर्ती कविता को जितना प्रभावित किया, और आज भी मुक्तिबोध अपनी वैचारिक चेतना और द्वंद्व और सामाजिक यथार्थ की अंतर्दृष्टि के कारण जितने प्रासंगिक लगते हैं या हैं, वैसा कोई दूसरा कवि नहीं है। यह अकारण नहीं है कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है। नामूर जी के जो कविता के नए प्रतिमान किताब है उसके केंद्र में मुक्तिबोध हैं। यह अलग बात है कि अंधेरे में कविता पर रामविलास जी जैसे उस पर सिजोफ्रेनिक और अस्तित्ववाद का आरोप लगा रहे थे, नामूर जी ने उसमें अस्मिता की खोज की है और कहा है कि यह परम अनिवार्य आत्मसंभवा, जो यह अस्मिता की खोज। सीमित अर्थों में मुक्तिबोध की कविताएं अस्मिता की खोज नहीं है। एक व्यापक संदर्भ में वो कविताएं जिनका मैं संक्षेप में जो जिक्र करता हूं कि है और होने का यथार्थ है, और जो नहीं है उसके लिए जो तड़प है, इसका एक कारण तो यह है कि जो समय है उस समय की पहचान बहुत मुश्किल है। अंधेरे में कविता हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थी पढ़े हों और कुछ लोग न पढ़े। अंधेरे में कविता में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आती हैं। उसमें मार्क्सवादी कवि हैं मुक्तिबोध, लेकिन कविता में तिलक आते हैं, गांधी आते हैं, टॉल्स्टॉय आते हैं, और एक प्रोसेशन आता है। उस प्रोसेशन में कई तरह के लोग हैं, आंदोलन जुलूस में शामिल। उसमें डोमा जी उस्ताद शहर का नामी कुख्यात डाकू भी है। तो ऐसे यथार्थ को समझना बहुत मुश्किल है, उसे आप सामान्य तौर पर नहीं समझ सकते। इसलिए मुक्तिबोध की कविताओं में एक खास तरह की फैंटेसी आती है, एक विकल्पना आती है। वो जो जटिलता है यथार्थ की, उस जटिलता को इस निरंतर रुग्ण होते यथार्थ को या निरंतर छींचते समाज को विकल्पना के माध्यम से कवि देखता है, फैंटेसी के माध्यम से समझना चाहता है। इसलिए उनकी कविताएं प्रायः लंबी है। वो कहते हैं कि नहीं होती खत्म कविता, वह काल यात्री भाव यात्री। उनकी कविताएं प्रायः लंबी होती। उनका एक संग्रह है जिसका नाम है चांद का मुंह टेढ़ा है, आप सब लोगों ने सुना होगा। ये चांद का मुंह टेढ़ा क्यों है? चांद का मुंह टेढ़ा है नाम से एक कविता भी है। चांद का मुंह टेढ़ा क्यों है? सर कोई जो बताए? व्यवस्था है, जो सरकार है, जो संचालक मतलब देश या फिर समाज चलाने वाले लोग हैं, वो जैसे हैं, जैसे अपने आप को प्रस्तुत करते हैं वैसे है नहीं। बहुत दुष्टता, बहुत इन सब चीजों से भरी हुई है, काफी बुराइयां हैं, शोषण का प्रवृत्ति है उनमें। यही है। चांद जो है वह भारतीय सौंदर्य बोध का बहुत पुराना प्रतीक है। भारतीय सौंदर्य बोध का चांद एक पुराना प्रतीक है। और जो यह भारतीय सौंदर्य बोध है, और केवल सौंदर्य बोध नहीं, भारतीय समाज बोध, भारतीय राजनीति बोध, भारतीय विचार बोध, इन सब में एक खास तरह का आडंबर है। जो आपने कहा कि बुराइयों से भर, जैसा वह है वह वैसा दिखता नहीं, और जैसा वह दिखता है वैसा वह भीतर से है नहीं।
इसकी कुरूपता को चांद सुंदरता का भी प्रतीक है। ये व्यवस्था की जो तथाकथित सुंदरता है, इसके पीछे की जो कुरूपता है उसको कवि पहचान गया है, इसलिए उसे चांद का मुंह टेढ़ा नजर आता है। चांद उसके लिए टेढ़ा है। श्रीकांत वर्मा ने जो मुक्तिबोध के एम्स में, ऑल इंडिया एम्स में जब मुक्तिबोध भर्ती थे तो इस संग्रह का प्रकाशन हुआ, जिसमें कोशिश थी हिंदी कविता के बहुत महत्वपूर्ण कवि और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बड़े नेता मध्य प्रदेश के श्रीकांत वर्मा के प्रयास से वह संग्रह आया। श्रीकांत वर्मा ने मुक्तिबोध के संबंध में चांद का मुंह टेढ़ा है में ही एक वक्तव्य उनका है, किसी और कवि की कविताएं उसका इतिहास न हो, किसी और कवि की कविताएं उसका इतिहास न हो, मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास है। जो इन कविताओं को समझेंगे उन्हें मुक्तिबोध को किसी और रूप में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदगी के एक एक स्नायु के तनाव को एक बार जीवन में और दूसरी बार अपनी कविताओं में जीकर मुक्तिबोध ने अपनी स्मृति के लिए सैकड़ों कविताएं छोड़ी और ये कविताएं ही उनका जीवन वृतांत है। चांद का मुंह टेढ़ा है के संपादकीय वक्तव्य में श्रीकांत वर्मा ने कहा कि मुझे नहीं मालूम या मैं दावे के नहीं कह सकता कि किसी और कवि की कविताएं उस कवि का इतिहास होती हैं, लेकिन मुक्तिबोध की कविताएं मुक्तिबोध का इतिहास हैं। तार सप्तक का जब प्रकाशन हुआ तो उस समय मुक्तिबोध और अगेय दोनों की कविताओं की शुरुआत में आप देखेंगे चिंता, इत्यलम, भग्नदूत तक अगेय की कविताओं में भी एक खास तरह का रोमानीपन है, एक खास तरह का छायावादी रोमानीपन चिंता में भी है, इत्यलम में भी है, भग्नदूत में भी, और मुक्तिबोध की कविताओं में भी शुरुआत में भी वो रूमानीपन है। लेकिन परंपरागत रूमानी चेतना से जिनसे निकल करके ये कविताएं आई हैं, उसमें उस रूमानी चेतना से अलग करने वाली कविताएं हैं अनुभव की अतिशय प्रामाणिकता और आदर्शमुख यथार्थ की अभिव्यक्ति। इस समाज को अभिव्यक्त करने के लिए किसी भी तरह के आदर्शोन्मुख, जो प्रेमचंद के दौर का आदर्शोन्मुख यथार्थवाद चल रहा था, उससे एक तरह से छुटकारा पाया। इसका स्वर मुक्तिबोध की कविता में सबसे ज्यादा प्रखर है। यह यूं ही नहीं है कि छायावाद के बाद विकसित प्रगतिवादी कविता और उसी के भीतर से विकसित नई कविता के कवि माखनलाल चतुर्वेदी की चेतना से प्रभावित है। स्मृति लेखा में अगेय ने जेल से में लिखी हुई माखनलाल चतुर्वेदी की कविताएं जेल में पढ़ी क्रांतिकारी नौजवानों और उससे नए तरह की प्रेरणा ग्रहण की। कोकिल बोलो, यह कविता जेल में लिखी थी माखनलाल चतुर्वेदी ने, और ये कविताएं जेल में ही पढ़ी अगेय अपने साथियों के साथ। तो माखनलाल चतुर्वेदी का प्रभाव अगेय पर भी है और मुक्तिबोध पर भी। आप यह नहीं कह सकते कि अगेय और मुक्तिबोध पर छायावाद के कवियों का उतना प्रभाव है जितना अकेले माखनलाल चतुर्वेदी का है। माखनलाल चतुर्वेदी जिस क्रांतिकारी राष्ट्रीय चेतना के प्रवर्तक हैं, उसका प्रभाव छायावाद के बाद तक कविता पे है। इसके प्रमाण है अगेय और मुक्तिबोध की कविताएं। लेकिन मुक्तिबोध उसमें थोड़े से भिन्न किस्म के। मुक्तिबोध सारी डिग्री और ज्ञान, चिंतन, प्रतिभा होने के बावजूद जीविका के अभाव में दर दर भटकना, बीमारी में रहते हुए और थोड़े से दिनों तक राजनांदगांव में नौकरी करते हुए मुक्तिबोध ने जो हिंदी कविता में अपनी पहचान बनाई, वो अत्यंत महत्वपूर्ण। उनका अनुभव जगत व्यापक है,
जो अपने परिवेश के जीवन से गहरा जुड़ा हुआ, अनुभव की व्यापकता और परिवेशगत जीवन से गहरी संबद्धता, जुड़ाव। तो कहते हैं ना, अंधेरे में यही आता है कि उदरम भी बन अनात्म से तन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर, लिया बहुत बहुत दिया कम, बहुत बहुत कम, मर गया देश जीवित रह गए तो। कि किसके लिए? ये जो बौद्धिक वर्ग है कृतदास, किराए के विचारों का उद्भास, ये जो बौद्धिक वर्ग है इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, लेकिन यह सत्ता के साथ समझौता करते हुए कहा ना, एक बार द्वारिका प्रसाद मिश्र, बड़े प्रतापी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा कि बगल में कुर्सी खाली थी, कहा कि आइए बैठिए, तो कहा कि नहीं, मैं यहां बैठूंगा तो जनता में भ्रम जाएगा कि मैं आपके साथ बैठा खड़ा। ये साथ कि मुख्यमंत्री को कह सके कि आपके पास नहीं बैठूंगा, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, यह जान लेना कि पार्टनर तुम्हारी क्या पॉलिटिक्स है, फिर अपना पक्ष तय करना। वो विचार के प्रति जो अडिगता है, जो साहस है, इसीलिए मुक्तिबोध की कविता का जो प्रारंभिक रूमानीपन है वह भूख प्यास के दायरे से बाहर निकलकर विभिन्न छवियों में, प्रश्नों में, संवेदनाओं में रचा बसा होकर के सामने आकर के खड़ा होता है और प्रश्न करता है। कवि की प्रगतिशील दृष्टि, उसका परिवेश बोध, सामाजिक चिंतन, अनुभव की विविधता और बाद के जीवन का लगातार संघर्ष, इन सब का एक सांद्र विलयन, गाढ़ा घोल उनकी कविता में आपको दिखेगा। 1917 से लेकर के 1964 तक, जब उनकी मृत्यु हुई 11 सितंबर 1964 को ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स में दिल्ली में, तो जीवन भर जिस कविता में पूंजीवादी भारतीय लोकतंत्र की, पूंजीवादी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की, नेहरू की मुक्तिबोध आलोचना करते रहे, उस कोमा की स्थिति में जब मुक्तिबोध मरे, अरे नेहरू मरे, तो उन्हें किसी ने खबर दी, कान में उनको सुनाई पड़ा कि नेहरू इज नो मोर। चाइना के युद्ध के बाद उनके कान में सुनाई पड़ा, वो कोमा में थे, अर्ध विक्षिप्त अवस्था में थे, कि नेहरू इज नो मोर, नेहरू अब नहीं रहे। जो अगल बगल खड़े थे उन्होंने लिखा कि मुक्तिबोध उस अर्ध विक्षिप्त अवस्था में उठ गए और बैठे बगल में जो थे अर्ध चेतना अवचेतन में, उन्होंने कहा कि पार्टनर अब फासिज्म आ जाएगा। तमाम असहमतियों के बावजूद नेहरू एक प्रतीक थे कि जब तक है तब तक फासिज्म से लड़ेंगे, लेकिन नेहरू के न रहने के बाद फासिज्म आ जाएगा। ये मुक्तिबोध जैसे नेहरूवियन मॉडल के आलोचक कवि को भी लगता था। और आप हम लोगों की स्मृति इतनी तो कमजोर नहीं है कि 64 में नेहरू मरे और 74-75 में इमरजेंसी लग गई। 10 साल के बाद सत्ता का चरित्र कैसा होता है इसको देश ने देख लिया। एक तरह से मुक्तिबोध की भविष्यवाणी बहुत जल्दी तय हुई और बाद में हम लोगों ने तो और देखा कि सत्ता का चरित्र और कैसे बदलता है, फासिज्म के कितने विकराल रूप हो सकते हैं, ये सब हमने देखा। और फासिज्म जरूरी नहीं कि केवल तानाशाही से आता है, वो कभी कभी वाया लोकतंत्र भी आता है, लोकतंत्र के रास्ते भी आता है। तो यह एक खास तरह का विरोध मुक्तिबोध के यहाँ जो चेतना में है। इसलिए नई कविता के वो केंद्रीय पुरुष होने के साथ साथ, केंद्रीय कवि होने के साथ साथ आधुनिक भावबोध के भी गंभीर कवि। उनकी कविताओं में वैयक्तिकता और सामाजिकता का एक गहरा द्वंद्व है और यह द्वंद्व उनके आत्मसंघर्ष के माध्यम से कविता में भी व्यक्त होता है। नई कविता पर जो बहस है उनकी, वह कला के विभिन्न क्षणों को, रूपांतरण के क्षणों को एक साहित्य की डायरी
इस दृष्टि से बेजोड़ किताब उनकी जो वैचारिक किताब। नई कविता में जीवन के प्रति गहरी आस्था है, जीवन के संपूर्ण उपभोग के प्रति अगाध विश्वास है, जीवन के समस्त पाप पुण्य, समस्त दुर्बलताएं, कमजोरियां, सबल ताकतें उसकी, इन सबके मनोवैज्ञानिक सत्य के विश्वास के साथ कवि क्षणों में उसको क्षणों में बांटता है, कला के क्षणों, भिन्न भिन्न क्षण कला के बताता है कि एक ही मनुष्य के भीतर कितनी तरह की ब्रह्म राक्षस को सारा ज्ञान याद है, लेकिन वह समाज से कट गया है, बावड़ी में बैठा है। ये जो आज का बुद्धिजीवी बौद्धिक विलास करता हुआ जो बुद्धिजीवी है, वो उस ब्रह्म राक्षस की तरह है, जिसको सारा आत्मज्ञान है, सारी तत्वमीमांसा जिसे याद है, लेकिन वह सामाजिक सवालों पर वो नहीं, सामना नहीं करता सत्ता, वो उससे कट करके। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस, मैं ब्रह्म राक्षस का सजल शिष्य होना चाहता हूं। तो ईमानदारी के साथ उन सभी प्रतीकों को शमशेर ने मुक्तिबोध की तुलना एक चट्टान से की है। शिलाओं पर शिलाएं, झरने कहीं विरल, केवल गहरी बावलियां, सूखे कुएं, झाड़ झंखाड़, ऊंची नीची अनंत पगडंडियां, जैसे मालवा के पठार और मध्य प्रदेश की ऊबड़ खाबड़ धरती और इस धरती के आतंकमय रहस्यमय इतिहास और उनके बीच लहलुहान मानव। जो शब्द चित्र है शमशेर ने जो मुक्तिबोध का खींचा है, वो अत्यंत ही बेजोड़ है। मुक्तिबोध की कुछ कविताएं छोटी हैं, कुछ बहुत लंबी हैं। ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, चंबल की घाटी, इन कविताओं में चौड़े ऊंचे नीचे टीले पर्वत पठार, ककरीला मैदान जैसी ये लंबी कविताएं, और इन कविताओं में कवि ने लंबे लंबे रूपकों में अपने हृदय आत्म संघर्ष की बातें की। इसलिए उनकी कविताओं का अर्थ और अर्थापन करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये कविताएं केवल कवि का ही आत्मसंघर्ष नहीं है, बल्कि उस समूचे दौर का आत्मसंघर्ष है। शमशेर ने आगे कहा कि मुक्तिबोध की कविता अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती, हमारी बातें हम ही को सुनाती, और हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं, पहले से और अधिक पहचानने लगते। तो हमारी समय की जटिलता को धीरे धीरे जोर से हम ही को समझाते हैं और उसकी पड़ताल करते हैं कि पार्टनर यह स्थितियां क्यों आई। उनकी कविता को पहचान के लिए अक्सर लोग अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस जैसी लंबी कविताओं को आधार बना करके बात करते हैं, लेकिन इतने से शायद काम न चले। इन दो कविताओं के महत्व के बारे में कोई संदेह नहीं है, लेकिन और भी कविताएं हैं जो उसी पाए की हैं या जिनमें नया अर्थ है, जैसे एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन, दुख तुम्हें भी है दुख मुझे भी, हम दोनों एक टूटे हुए मकान के मलबे में दबे हैं। ये पुराना मकान था, ढहना था, ढह गया। ये पुराना मकान एक पुरानी सामंती व्यवस्था का प्रतीक है, लेकिन जो विद्रोह कर रहा है दुख उसे भी है, और जिसके प्रति विद्रोह कर रहा है, जो दबा है, उसके प्रति भी है। ये जो मध्य वर्ग का आत्मसंघर्ष है, मुक्तिबोध उस मध्य वर्ग के आत्मसंघर्ष के अंतर्वेदना को सुनने वाले और उस अंतर्वेदना को प्रचंड प्रपात और अबाध गति से, जैसे झरना गरजता है, वैसे कहने वाले, बताने वाले। इसलिए उनकी कविताओं में गंभीरता और बौद्धिकता का एक खास आवरण है। वो कहते हैं कि मैं विचरण करता हूं एक फैंटेसी में, यह निश्चित है कि फैंटेसी कल वास्तविक होगी।
जो विकल्पना में जिस समाज को वह देख रहा है वह वास्तव होगी, जिस डोमा जी उस्ताद को प्रोसेशन में वो देख रहा है वह विकल्पना में है, लेकिन हमने देखा कि 20-25 साल बाद वह यथार्थ में परिणत हो गया। जिस सामाजिक न्याय समरसता का सपना दिखा करके हमारे अपने लोग आए, उस सामाजिक न्याय और समरसता के सपने को तार तार होते हमने अपनी आंखों से देखा। बोध ने तो फैंटेसी में एक कल्पना, एक प्रतिपक्ष रचा था, एक दिखाया था। वो सपना देखते देखते 15-20 सालों में भारत की राजनीति में, भारत की समाज व्यवस्था में, भारतीय विवेक परंपरा में, भारतीय मानस में, भारतीय समाज व्यवस्था में स्थायी भाव हो गया। इसके लिए धूमिल कहता है कि मैंने हरेक की पूंछ उठाई है, वे कवि हैं, अध्यापक हैं, कलाकार हैं, नेता हैं, मैंने जिसकी पूंछ उठाई है उसे मारा। इसको लैंगिक भेद के आधार पर न देखें, इसे एक मुहावरे के अर्थ में देखें कि कवि क्या कहना चाहता है। बोध की कविताओं का नायक वह टूटा बिखरा खंडित भारत है, वह टूटा बिखरा खंडित, वह टूटे बिखरे खंडित भारत के लोग हैं, जिनका शरीर और मन दोनों क्षत विक्षत खंडित है, व्यग्र और बेचैन है, जिनके चेहरे पर इतिहास की झुर्रियां हैं और सीने पर गोली के घाव और अंतरात्मा में खास तरह की बेचैनी, यही उनकी लंबी कविताओं का है। बाकी तो फैंटेसी और बिंब और प्रतीक वो तो कहन की भंगिमा है, मुख्य अंतर्वस्तु उनकी कविता में भारतीय समाज के टूटे बिखरे यथार्थ की पड़ताल है। जितना ही तीव्र है द्वंद्व क्रियाओं या घटनाओं का बाहरी दुनिया में, उतनी ही तेजी से भीतरी दुनिया में चलता है द्वंद्व। जो बाहर द्वंद्व है यह द्वंद्व भीतर भी है। वो एक जगह कहते हैं कविता में कि मैदानी हवाओं में चमकती चिलमिलाती दूर वह भूरी पहाड़ी या उपेक्षित तथ्य का ढील तीला की सतही जानकारी में अजाना जिंदगी का स्तर तुम्हारी दृष्टि में भूरी पहाड़ी सा खड़ा वीरान, तुम मेरे लिए वैसे कठिन बंजर खड़े। के यहाँ श्रमशील मानवता, झुलसी हुई आत्मा की अनगिनत लकीरें मुझे जकड़ लेती हैं अपने में अपना सा जानकर, और आंखों में तैरता है चित्र एक उर्मे संभाले दर्द गर्भवती नारी का, कि जो पानी भरती है वजनदार घड़ों से, कपड़ों को धोती है भाड़ भाड़, घर के काम बाहर से काम सब करती है अपनी सारी थकान के बावजूद। यह जो शोषित अभिशप्त मध्य वर्ग है, निम्न वर्ग है, वह अपनी सारी कमजोरियों यातनाओं और दुख शोक रोग के बाद भी वैसे ही वह जीवन के मोर्चे पर बढ़ा जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, लगातार काम कर रहा है। तो एक जो यांत्रिक यथार्थवाद है, उस यांत्रिक यथार्थवाद के मुकाबले मुक्तिबोध ने स्थायी भाव और अनुभूति के संदर्भों को एक खास तरह से कवि के कविता के रचना संदर्भ में युग के दबाव को, सामाजिक प्रभाव को और भारतीय नवजागरण के समूचे संस्कार एक साथ मिला करके उसकी प्रतिक्रिया को, काव्य प्रतिक्रिया को निर्मित करते। इसलिए मुक्तिबोध की कविता में जो यथार्थ है, परिवेश का यथार्थ है, सामाजिक राजनीतिक यथार्थ है, वह शब्द और कला और टेक्निक से थोड़ा भिन्न है। वह पदार्थ और ऊर्जा दोनों के गत्यात्मक पहलुओं का मानवीय प्रवृत्तियों के साथ द्वंद्वात्मक रिश्ता है। जो समाज है, जो भौतिक जगत है, यथार्थ जगत, और जो मनुष्य का उसके प्रति दृष्टिकोण है, उसमें एक द्वंद्व, उसमें एक बहस है, उसमें एक द्वंद्व चलता रहता है। इस द्वंद्व को कवि पकड़ते हैं। तब वो कहता है कि अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया,
करुणा के दृश्यों से हाय मुख मोड़ गए, बन गए पत्थर, मर गया देश, अरे और जीवित रह गए तो। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए, बन गए पत्थर। करुणा जो सहानुभूति वाले दृश्य थे, जिनके प्रति तुम्हारी पक्षधरता होनी चाहिए, उधर से तुमने मुंह मोड़ लिया। बन गए पत्थर, जैसे तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव ही न पड़ रहा। मर गया देश और जीवित रह गए। तो जटिल और गतिशील वास्तविकता को अपने कविताओं में बांधने की कोशिश करने वाले मुक्तिबोध अपनी कविताओं को हिडिंबा कहते हैं। वो जो लंबी कविताएं, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है, पल भर में सबसे गुजरना चाहता हूं, प्रत्येक उर में से तीर आना चाहता हूं, इस तरह खुद ही को दिए दिए फिरता हूं, अजीब है जिंदगी। और आगे कहते हैं कि इसलिए मेरी कविताएं भयानक हिडिंबा हैं, वास्तव की विस्फारित प्रतिमाएं विकृताकृति बिंबा है। ये जो आकृति विकृति, बड़ी बड़ी बिंब कविताओं में इसलिए आते हैं कि वो जनता के दुख दर्द में महाकाव्य की पीड़ा को महसूस करते हैं। वे प्रत्येक मनु के पुत्र पर विश्वास करना चाहते हैं, प्रत्येक मनुष्य पर विश्वास करना चाहते हैं। इसलिए उनकी कविता को पढ़ते हुए थोड़ी सी सावधानी, जटिलता को एक तरफ रख दीजिए, पहले उन समूचे संदर्भों को समझिए कि ये चीजें क्यों ऐसे हुई। जैसे यह पहली ही कविता है, मेरे ख्याल से क्या नाम है इसका, भूल गलती। ये कविता किस विषय पर है, कोई बता सकता है? भ्रष्टाचार और अनैतिकता पर है। भ्रष्टाचार अनैतिक समाज में फैला उसी चीज पे। बोलिए सर। मध्यकालीन समाज की पीठिका को लेके इन्होंने सर जो उस समय भ्रष्टाचार और अनैतिकता जो फैला है उसको सर चित्रित किया गया है। और सर जो इन्होंने उसमें लास्ट में सर आशा की किरण भी दिखाई है, उसके सर मतलब दिखाया है कि हाँ ये फैला है, उसका निवारण भी सर। मतलब यह कविता मध्यकाल पर है। जी सर। राजन सर, वही बात है कि सबसे पहले जो पुरानी चीजें हैं मध्यकाल की, उसको हथियार बना करके यहाँ इस्तेमाल करके लाया गया, और अभी क्या है सामने में उसका एक चरित्र चित्रण तरह का किया गया है। माने कविता का विषय क्या है? और सर एक और चीज है ना कि जो इस समय दिखाया गया है कि जो इस समय सत्ता में है या अपने आप को राजा समझ रहा है, वो सर मतलब भूल में है कि वो राजा और या फिर उसका दबदबा नहीं है इस समय, उसी को। शैलेश आप बताइए। सर वही है सर, ये इसमें भी भूल गलती में ये भ्रष्टाचार और अनैतिकता है, जो बाद में एक ये सच्चाई को लेकर आगे अंत में आ जाता है। चलिए ठीक है, हम यहीं एक संदर्भ बता के क्लास को खत्म करेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे। बीच में 4-5 दिन का गैप रहेगा, हमको थोड़ा सा अवकाश दे दीजिए, एक बहुत जरूरी काम है, उसके बाद मैं मिलूंगा आप लोगों से। अभी बस संकेत कर रहा हूं। यह कविता नेहरू युग के मोह भंग की कविता है। नेहरूवियन जो राजनीति है, जैसे इसमें जो फारसी बहुल शब्दावली है, उससे ये भ्रम में मत आइए कि यह मध्यकालीन परिवेश की कविता है। मध्यकालीन सत्ता व्यवस्था की क्रूरता को दिखाने के लिए और किसी भी सत्ता समाज की क्रूरता को दिखाने के लिए वो जो फारसी बहुल शब्दावली का
कवि ने प्रयोग किया है वो खास तरह से प्रक्षेपित किया है आज के युग। यह कविता क्रांति और जन विद्रोह की आह्वान परक कविता है। सन 1963 में जो नेहरूवाद से मोहभंग का काल भारतीय राजनीति में शुरू होता है, जिसकी परिणति अंधेरे में और एक खास तरह की नाट्यात्मकता और दृश्यात्मकता के साथ होती है, उसकी यह कविता है। नेहरूवाद से मोहभंग की कविता है, और नेहरूवाद से मोहभंग की कविता ये राजनीतिक कविता है। भूल गलती, ये भूल गलती जनता की भूल गलती है, यह सत्ता की भूल गलती नहीं है, सत्ता के निर्माताओं की। डेमोक्रेसी इज द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। ये लोगों की गलती है कि सत्ता के खिलाफ विद्रोह निश्चित है, जन ज्वार हर लौह दीवार को भेद देगी, यह संदेश करने वाली कविता है। और अंत में आता है ना कि तुम हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प खत्मी चेतना का रक्त। इसी कविता में आता है भूल गलती कविता। हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। ये कौन विकट होगा? हमारे ही भीतर की, ये हमारी भूल गलती है। नेहरूवाद का जो मोह भंग है, 62 के चाइना युद्ध के बाद जो नेहरूवियन मॉडल तार तार हुआ, दिनकर जैसे कवियों ने जो नेहरू की कविता में आलोचना की, या समूचे भारतीय नेहरू पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो बीमार हो। संभव है कि उनकी मृत्यु के पीछे एक कारण सन 62 के भारत की पराजय, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की। तो जो मोह भंग एक शुरू होता है, जो 67 में जाकर के 9 राज्यों में कांग्रेस की जो सरकार चली गई, संविध सरकारें बनी, उत्तर प्रदेश, बिहार, अगर दक्षिण के राज्य नहीं बचे होते तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता पूरे देश में। ये जो संसदीय जनतंत्र में गैर कांग्रेस की जो थीसिस आई, वो उस नेहरूवादी मोह भंग के बाद आई। नेहरू के सत्ता मॉडल से मोह भंग, उस मोह भंग की बहुत सघन और व्यवस्थित कविता है भूल गलती। कविता को आप लोग पढ़िएगा, मध्यकालीन परिवेश को इतना व्यवस्थित मुक्तिबोध ने रचा बसा है कि आपको अक्सर भ्रम होता है कि यह मध्यकालीन सत्ता व्यवस्था की कविता है, जबकि मध्यकालीन सत्ता व्यवस्था की कुरूपता को आधुनिक सत्ता व्यवस्था की कुरूपता पर प्रक्षेपित करने के कारण यह कविता आधुनिक समय समाज की सत्ता की विद्रूपता की कविता है, भूल गलती। तो इस कविता को आप वैसे ही पढ़िएगा, और आकृति मूलक बिंब इस कविता में आते हैं। देखते देखते एकदम संवाद, नाटकीयता, फिल्म की टेक्निक, खास तरह की टेक्निक। तो इस कविता को वैसे ही पढ़िएगा। और 3-4 दिन बाद अब मैं आप लोगों की क्लास में, जो अगली क्लास होगी वो हो सकता है कि 2-3 दिन कुछ बहुत जरूरी काम से वो न होगी, तो तब तक आप पढ़िएगा। कुछ मैटर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, फिर हम लोग मुक्तिबोध की कविताएं आगे पढ़ेंगे, या और जो भी पाठ्यक्रम में होगा उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक कुछ मटेरियल मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप पढ़िएगा इन तीनों कविताओं को उसी तरह से। भूल गलती, मैं तुम लोगों से दूर हूं और बहुत शर्म आती, इन तीनों कविताओं को पहले पढ़ जाइए खूब ठीक से, और उस तत्कालीन यथार्थ के दौर में इन कविताओं को रख करके देखिए कि भूल गलती के और कितने संदर्भ हो सकते हैं, तब उसका अर्थ प्रकट होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक ना? ठीक है, पहले इसको पढ़। प्रणाम प्रणाम।